हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है। मालदीव के मुख्य विपक्षी पार्टी का सबसे बड़ा दावा, मालदीव में सीक्रेट नौसैनिक अड्डा बना रहा है चाइना। हम्बनटोटा हड़पने वाली कंपनी को दिया इसने ठेका। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद मच गया हड़कंप। ये खबर आते ही साथ आपको बताएंगे ऑकस चीन के खिलाफ बनाए गए इस सैन्य गठबंधन में जापान को लाने की बड़ी तैयारी। क्या भारत वाला क्वाड ग्रुप हो जाएगा बेकार? बताएंगे दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। साथ ही बताएंगे गृह मंत्री अमित शाह जी का सबसे बड़ा बयान, कहा मोदी सरकार में 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता चाइना। साथ ही पाकिस्तान का मुंबई सेना के होगा हवाले। सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो का अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां मालदीव में क्या सीक्रेट नौसैनिक अड्डा बना रहा है चाइना। मुख्य विपक्षी पार्टी का सबसे बड़ा दावा, बताया हम्बनटोटा हड़पने वाली कंपनी को दिया इसने ठेका। जी हां, हिंद महासागर में रणनीतिक बढ़त हासिल करने के एजेंडे के तहत क्या चीन ने मालदीव में एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट की आड़ में सीक्रेट नौसैनिक अड्डा बनाने का काम शुरू कर दिया है। ऐसा दावा किया गया है कि चीन शायद कृषि परियोजना की आड़ में मालदीव में गुप्त रूप से नौसैनिक अड्डा बनाने के मौके पर नजर गड़ाए बैठा है। मालदीव की प्रमुख विपक्षी पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी के अध्यक्ष फयाज इस्माइल ने दावा किया है कि चीन उथुरु थीला फालहू यानी यूटीएफ एटॉल पर एक सैन्य परियोजना पर काम कर सकते हैं। फयाज इस्माइल ने दावा किया है कि पिछले महीने 28 मार्च को चीन हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी ने यूटीएफ के सबसे उत्तरी द्वीप पर एक कृषि आर्थिक क्षेत्र यानी एईजेड परियोजना के निर्माण के लिए मालदीव औद्योगिक विकास मुक्त क्षेत्र यानी एमआईडीएफ के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी का चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ घनिष्ठ संबंध होने का शक है और ये वही कंपनी है जिसने श्रीलंका में घाटे में चल रहे हम्बनटोटा बंदरगाह के निर्माण की देखरेख की थी और जिसे अब उसने 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया है, जहां अब चीनी जहाज अक्सर जाते आते रहते हैं। यानी अगर ये कंपनी मालदीव में निर्माण कार्य करती है तो जाहिर तौर पर वहां चीनी जहाज आएंगे और ये भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। लेकिन आपको इस पर क्या लगता है दोस्तों? क्या वाकई में चाइना मालदीव में सीक्रेट नौसैनिक अड्डा बनाने की फिराक में है? जो भी आपको लगता है बताइएगा जरूर, क्योंकि चीन के लिए ऐसे ख्याल आने तो लाजमी ही है। बहरहाल आपकी जो भी राय हो। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, चीन के खिलाफ बनाए गए सैन्य गठबंधन ऑकस में जापान को लाने की बहुत बड़ी तैयारी। भारत वाला क्वाड हो जाएगा क्या बेकार? बता दें, साल 2021 में जब अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने अचानक ऑकस सिक्योरिटी पैकेज की घोषणा की थी, उसी वक्त सवाल उठे थे कि आखिर क्वाड के रहते ऑकस बनाने का औचित्य क्या है, क्योंकि क्वाड में पहले से ही अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल थे। लेकिन अब ऑकस के विस्तार को लेकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में सहमति बन गई है और इन तीनों देशों ने घोषणा की है कि जापान को ऑकस में सहयोग करने की तैयारी चल रही है। यानी कि अब क्वाड में शामिल सिर्फ भारत ही है जो ऑकस का सदस्य नहीं है। तो अब ऐसे में क्या ये माना जाए कि भारत वाला क्वाड गठबंधन अब महत्वहीन हो गया है, यानी किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और भारत क्वाड में शामिल थे, पहले से ही शामिल है। और अब जो ये ऑकस ग्रुप बना है उसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन भी है, बस एक भारत ही नहीं है और भारत की जगह अब जापान आ जाएगा। जी हाँ, और आप सभी को हम ये भी बता दें कि अभी तक क्वाड की मीटिंग काफी समय हो चुका है दोस्तों, 1 साल से ऊपर हो चुका है कि क्वाड की अब तक कोई मीटिंग हुई नहीं है और आगे भी कब होगी मीटिंग इसको लेकर कोई खबर नहीं। अब ऐसे में ऐसा ही लग रहा है कि ऑकस को अब महत्वता ज्यादा दी जाएगी और भारत वाला क्वाड बेकार हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने कहा है कि वे त्रिपक्षीय ऑकस सुरक्षा समझौते को मजबूत करने के लिए जापान के साथ काम करने पर विचार कर रहे हैं, जिसका मकसद इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का मुकाबला करना है। यानी ये चारों देश मिलकर इंडो पैसिफिक में चीन को काउंटर करने के लिए बगैर भारत के सहयोग के काम करेंगे। ऑकस में जापान को शामिल करने का आह्वान ऐसे समय में आया है जब जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एक प्रमुख द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए वॉशिंगटन की 6 दिवसीय यात्रा पर। अब ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको? क्या वाकई में भारत वाला क्वाड गठबंधन बेकार हो जाएगा या नहीं? साथ ही साथ नेक्स्ट खबर आपको बताते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी का बड़ा बयान, कहा मोदी सरकार में 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता चाइना। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में चीन 1 इंच भी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है। उन्होंने दावा किया कि जनता कभी नहीं भूल सकती कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में चीन के हमले के दौरान असम और अरुणाचल प्रदेश को बाय बाय कह दिया था। असम के लखीमपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नित केंद्र सरकार ने बांग्लादेश
देश से लगती सीमा को सुरक्षित किया और घुसपैठ पर रोक लगाई। अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपको 19 अप्रैल को तय करना होगा कि आपका सांसद कौन होगा, कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी और अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। आपके सामने दो विकल्प हैं, एक तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडी गठबंधन है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर, पाकिस्तान का मुंबई सेना के होगा हवाले। कराची में मार्शल लॉ लगाने की विपक्ष ने उठाई मांग। दरअसल कराची पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कही जाती है, इसकी तुलना मुंबई से भी होती है, लेकिन यहाँ बढ़ते अपराध ने इसे क्राई सिटी बना दिया है। कराची की सड़कों पर बढ़ते अपराध को देखते हुए सिंध प्रांत के विपक्ष ने शहर का प्रशासन सेना के हाथों में देने की मांग की है, ताकि देश के सबसे बड़े शहर में जुर्म पर नकेल कसी जा सके। विपक्षी मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के नेताओं ने प्रांत में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कराची के निवासियों को आंतरिक सिंध के अपराधियों और डकैतों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। MQMP के संयोजक मुस्तफा कमाल ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मैं कराची को 3 महीने के लिए पाकिस्तानी फौज को सौंपने का आह्वान करता हूं, ताकि अराजकता और सड़कों पर होने वाले जुर्म पर काबू पाया जा सके। तो वहीं आपको बता दें बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात BSF जवान ने खुद को मार ली गोली। जी हां, भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात BSF के सेक्टर गुरदासपुर के अंतर्गत आती BSF की 113 बटालियन के जवान द्वारा सरकारी राइफल से गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का दर्दनाक मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार BSF की 113 बटालियन की BOP आबाद में ड्यूटी पर तैनात BSF के जवान राजवीर सिंह निवासी सनखा कठुआ जिला जम्मू सुबह अपने एक साथी सहित क्षेत्र की गश्त कर रहे थे। इस दौरान राजवीर ने अपने आप को 2 गोलियां मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार उक्त BSF का जीवन अप्रैल महीने के पहले हफ्ते 1 महीने की छुट्टी काटकर ड्यूटी पर आया था और उक्त नौजवान 2014 में भर्ती हुआ था। बताया जा रहा है कि राजवीर का 2 वर्ष पहले ही विवाह हुआ था। बहरहाल दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि इस मामले की पूर्णतः जांच होनी चाहिए? अचानक इन्होंने अपने आप को गोली क्यों मारी? मानते तो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, अमेरिका पर भड़का चाइना, कहा देश से जबरन निकाल दिए गए चीनी छात्र, अहम कदम उठाने की दी चेतावनी। दरअसल चाइना ने सोमवार को आरोप लगाया कि अमेरिका पर बिना किसी वैध सबूत के चीनी छात्रों को जबरन निर्वासित कर रहा है और अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए अहम कदम उठाने की चेतावनी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है और बिना वैध सबूत के मनमाने ढंग से चीनी छात्रों के वीजा रद्द कर दिए गए। अमेरिका में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जबरन निर्वासित कर दिया गया। उनसे पूछा गया कि खबरें सामने आई थी कि वॉशिंगटन डलेस हवाई अड्डे और डलास हवाई अड्डे पर अमेरिकी सीमा में प्रवेश करने पर चीन के छात्रों और विद्वानों से पूछताछ की गई और उन्हें जबरन निर्वासित कर दिया था। इस पर माओ ने कहा कि अमेरिका के इस कदम से दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी मेल जोल को भारी नुकसान पहुंचा है और इसको साफ तौर पर भेदभावपूर्ण और राजनीति से प्रेरित कदम बताया है। जी हां, और कड़ा एक्शन लेने की भी चेतावनी दी है चाइना ने। तो वहीं आपको बता दें, कश्मीर पर भारत के साथ झगड़ा ठीक नहीं, सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान को दिखाया पाक रास्ता। जी हां, कश्मीर को लेकर हमेशा जहर उगलने वाले पाकिस्तान के तेवर ठंडे पड़ने लगे हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब की हाँ में हाँ मिलाते हुए इस मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाने को महत्व दिया है। इस मसले पर सऊदी अरबिया और पाकिस्तान ने संयुक्त बयान जारी किया है। इसमें दोनों देशों के बीच जम्मू कश्मीर विवाद को हल करने के लिए बातचीत के महत्व पर जोर दिया गया। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे सहित अन्य लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच बातचीत के महत्व पर जोर दिया है। यह बात एक संयुक्त बयान में कही गई, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी शासक प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच 7 अप्रैल को मक्का के अल सफा पैलेस में हुई एक आधिकारिक बैठक के एक दिन बाद जारी किया गया। संयुक्त बयान के अनुसार उनकी चर्चा सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच भाईचारे वाले संबंधों को मजबूत करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के रास्ते तलाशने पर केंद्रित रही। बयान में कहा गया कि उन्होंने कश्मीर सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। इसमें कहा गया कि दोनों पक्षों ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों के बीच लंबित मुद्दों, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर विवाद को हल करने के लिए पाकिस्तान और भारत के बीच बातचीत के महत्व पर जोर दिया। तो वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री शहबाज को सऊदी ने दिया झटका तो पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने ही ले लिए मजे। कहा शोर मचाया 50 का और मिले सिर्फ 5। दरअसल शहबाज के सऊदी दौरे से पाकिस्तान में उम्मीद की जा रही थी कि सऊदी की ओर से किसी बड़ी आर्थिक मदद का ऐलान किया जा सकता है। सऊदी ने कोई मदद पाकिस्तान को नहीं दी और निवेश करने के मामले में भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है। पाकिस्तान के पॉलिटिकल कमेंटेटर और यूट्यूबर कमर चीमा ने इस पर बात की। चीमा ने अपने वीडियो में कहा कि पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम कुछ समय पहले अरब देशों के दौरे पर गए थे। उन्होंने आकर कहा कि 50 अरब डॉलर का निवेश सऊदी अरबिया और यूएई से आ रहा है। अब प्रधानमंत्री शहबाज सऊदी अरब गए और वहां क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिले। इस मुलाकात के बाद पता चला कि 50
से नहीं 5 अरब डॉलर का इन्वेस्ट आएगा। ये भी किस तरह मिलेगा इस पर कुछ तय नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है और एक तरह से पूरा देश चुप रह गया है। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान में टारगेट किलिंग में भारत के रोल पर बोला अमेरिका, कहा हम बीच में नहीं आ रहे तुम्हारे। जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी लगातार मारे जा रहे हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस्लामाबाद ने इसके पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी RAW का हाथ बताते हुए कहा कि वो टारगेट किलिंग करवा रही है। उन्होंने आरोप पर ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने कथित इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की थी। अब इन्हीं आरोपों पर अमेरिका की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। भारत पर पाकिस्तान में टारगेट किलिंग के आरोपों पर जब मीडिया ने अमेरिका से उसका पक्ष जानना चाहा तो विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम इस मुद्दे को लेकर आई मीडिया रिपोर्ट्स का अनुसरण कर रहे हैं। इन आरोपों पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित रूप से हम इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। हम दोनों पक्षों से अनुरोध करते हैं कि वो तनाव से बचें और बातचीत के माध्यम से समाधान खोजे। तो वहीं चीन के शीर्ष नेता झाओ इस सप्ताह करेंगे नॉर्थ कोरिया का दौरा। जी हाँ, चीन के एक शीर्ष नेता झाओ लेजी इस सप्ताह उत्तर कोरिया का दौरा करने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। दोनों देशों ने मंगलवार को यह घोषणा की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के अध्यक्ष झाओ लेजी बृहस्पतिवार से शनिवार तक उत्तर कोरिया की यात्रा करेंगे। तो वहीं फ्रांस, मिस्र और जॉर्डन ने नेतन्याहू को धमकाया, कहा राफा में किया अटैक तो इजराइल की खैर नहीं। जी हाँ, फ्रांस, मिस्र और जॉर्डन ने संयुक्त रूप से हमास में इजरायली हमले का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के युद्ध विराम के आह्वान को बिना किसी देरी के पूरी तरह से लागू किया जाए। इस बीच इजराइल ने दक्षिणी गाजा शहर के राफा में हमले करने की धमकी दी है। इसका तीनों देशों के ने मजबूती से विरोध किया है। सोमवार को फ्रांस, मिस्र और जॉर्डन ने इजराइल को युद्ध विराम को लेकर चेतावनी दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय की चेतावनी को कई समाचार पत्रों ने संयुक्त रूप से संपादकीय में छापा है। इसमें कहा गया है कि हम राफा पर इजरायली हमले के खतरनाक परिणामों के खिलाफ चेतावनी देते हैं। उन्होंने आग्रह किया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के युद्ध विराम के आह्वान को बिना किसी देरी के पूरे तरह से लागू किया जाए। तो वहीं आपको बता दें, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि रफा पर हमले की तारीख तय हो चुकी है। हमास के अंत का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। जी हाँ, बता दें, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयान से खलबली मच गई है। नेतन्याहू का कहना है कि उसने अब गाजा पट्टी के रफा शहर में हमले की योजना बनाई है। ये बयान चिंताजनक है क्योंकि रफा में मौजूदा समय में 10 लाख लोग रहते हैं, जिसके बाद फ्रांस, मिस्र और जॉर्डन ने नेतन्याहू को धमकाया। तो वहीं आपको बता दें, भारत ने चेन्नई के बाद कोचीन शिपयार्ड का दरवाजा भी अमेरिकी युद्धपोतों के लिए खोल दिया। आखिर क्या है भारत की स्ट्रेटेजी, आपको बता दें, भारत ने अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत की मरम्मत और रखरखाव के लिए अपना दूसरा शिपयार्ड भी खोल दिया है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यानी CSL, जो भारत के दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करेगा, वो अब अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों की मरम्मत का भी काम करेगा। इससे पहले भारत सरकार ने पिछले साल अमेरिकी नौसेना के लिए चेन्नई में लार्सन एंड ट्रूबो यानी L&T शिपयार्ड के साथ 5 साल के मास्टर शिपयार्ड मरम्मत समझौते यानी MSRA पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत चेन्नई शिपयार्ड में अब अमेरिकी युद्धपोतों की मरम्मत हो सकती है और अब दूसरे शिपयार्ड का भी दरवाजा भारत ने खोल दिया है। तो वहीं आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को लगा तगड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री। बता दें, केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताते हुए हाई कोर्ट ने कहा अदालत कानून से चलती है, सियासी दबाव से नहीं। बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगा है। मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केजरीवाल ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। उन्होंने अपनी याचिका के जरिए गिरफ्तारी और ईडी रिमांड का विरोध किया था। इस दौरान हाई कोर्ट ने केजरीवाल को झटका देते हुए कहा कि जांच एजेंसी द्वारा एकत्रित सामग्री से पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि केजरीवाल ने न सिर्फ इस पूरी साजिश में अपने आप को शामिल किया था, बल्कि रिश्वत लेने और इस क्राइम को लेकर जो चीजें हुई वो उसमें शामिल थे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में केजरीवाल खुद शराब नीति बनाने के साथ साथ रिश्वत का पैसा जमा करने में भी शामिल थे। इस केस में जो बयान दर्ज हुए हैं, ये स्टेटमेंट अदालत के समक्ष दर्ज किए गए थे। हाई कोर्ट ने इस दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अदालत कानून से चलती है, सियासी दबाव से नहीं। अब सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। जी हाँ दोस्तों, बाकी केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट ने कौन कौन से फैसले पर बड़ी बातें कही है, वो सारी बातें आप सारे फैसले स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ आप लोगों को यानी आप में से किन किन लोगों को पहले से ही लगता था कि केजरीवाल दोषी है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा इस मुद्दे में। बाकी फैसला कोर्ट का प्रोसीजर है, देखते हैं कोर्ट क्या फैसला करती है। तो वहीं आपको बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को मिली Z कैटेगरी की सुरक्षा।
आईबी ने जताया था खतरे का अंदेशा। जी हाँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी है। बता दें कि टीएमसी के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियां इस समय हंगामा कर रही हैं। इसे देखते हुए ही आईबी की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट आई थी, जिसके आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को सुरक्षा दी गई है। जेड श्रेणी की सुरक्षा में कुल 33 सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं। आर्म्ड फोर्स के 10 आर्म्ड स्ट्रेटेजिक गार्ड वीआईपी के घर पर रहते हैं। 6 राउंड दी क्लॉक पीएसओ 12 3 शिफ्ट में, आर्म्ड स्क्वाड के कमांडो 2 वॉचर्स शिफ्ट में और 3 ट्रेंड ड्राइवर राउंड द क्लॉक मौजूद रहते हैं। जी हां, साथ ही साथ आपको अंतिम खबर बता दें, जहां कांग्रेस में फिर शामिल होंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह। भगवा पार्टी से दिया इस्तीफा। जी हां, भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह 9 अप्रैल को नई दिल्ली में कांग्रेस में फिर से शामिल होंगे। यह कदम उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह के लोकसभा और भगवा पार्टी से इस्तीफा देने और सबसे पुरानी पार्टी में शामिल होने के लगभग 1 महीने बाद आया है। सिंह के करीबी सूत्रों के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि वीरेंद्र सिंह वरिष्ठ राजनेता पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल होंगे। सिंह के साथ कुछ पूर्व भाजपा विधायकों के भी कांग्रेस में शामिल होने की संभावनाएं हैं। बहरहाल दोस्तों, इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।